साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एमपी जीके की प्रैक्टिस सेट। एमपी जीके की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी इस प्रैक्टिस सेट को लेने के बाद में। लगातार हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो क्यों खत्म हो जाएगी टेंशन? क्योंकि यहाँ पर हम कवर करेंगे एमपी जीके, मध्य प्रदेश करंट अफेयर जीके और मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके, योजनाएं, परियोजनाएं, इतिहास, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सारे प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत, जिसकी ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस 2021, एमपी एसआई और एमपी पटवारी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में एमपीपीएससी वालों के लिए एक सूचना है। जैसा कि आपको पता है काफ़ी दिनों से एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट लटका हुआ है और एमपीपीएससी 2021 की एग्जाम डेट लटकी हुई है। इसको मतलब ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के जो युवा हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति को खत लिखा गया, राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। तो बहुत जल्द ही आपको 2020 का रिजल्ट और एमपीपीएससी 2021 की एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। कभी भी एग्जाम डेट आ जाएगी फिर आप रह जाएंगे, फिर मतलब आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में क्या क्या यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं तो बता देते हैं। सबसे पहले आपको एमपी जीके के लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश की कुछ परियोजनाएं कवर करेंगे। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर में हम आज कवर करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों यानी कि अक्टूबर 2021 के अंतर्गत कुछ समारोह यहाँ पर मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो वे समारोह कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न होंगे। तो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को गठन से पहले किस नाम से जाना जाता था? बेवार क्षेत्र, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रांत के नाम से मध्य प्रदेश को गठन से पहले जाना जाता था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं अस्तित्व में नहीं था। सन 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बटी थी मध्य प्रदेश उनमें 3 स्टेट में आया करता था, यानी कि ए, बी तथा सी, इन तीनों स्टेट में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। आगे चल करके मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविंस का एक पार्ट था उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी और यही मध्य प्रांत आगे चल करके मध्य प्रदेश में परिवर्तित हो गया, जिसकी वर्तमान राजधानी भोपाल है। और भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो कल ही हमने आपको बताया है 1972 में भोपाल और राजनंदगांव 2 जिले बनाए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी कहा जाता है? व्यापार राजधानी, संगीत राजधानी, पर्यटन राजधानी या फिर संस्कार राजधानी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। शुरू में बड़े सिंपल से प्रश्न आपको दिख रहे होंगे ना। जैसे जैसे वीडियो अंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और योजनाएं, परियोजनाएं, कुछ नई योजनाएं, परियोजनाएं हमने यहाँ पर कवर की हैं। और करंट अफेयर, बहुत बेहतरीन करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए शुरू से लेकर के अंत तक। सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए इन चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। आपको पता होगा जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है तथा राज्य विज्ञान संस्थान जो है वो भी जबलपुर में स्थित है। जबकि इंदौर को व्यापारिक राजधानी कहा जाता है, ग्वालियर को संगीत राजधानी कहा जाता है, पचमढ़ी को पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना और बिना लाइक किए हुए आप निकल जाते हैं ना। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। एमपी जीके की टेंशन खत्म, क्योंकि आपको पता है एमपी जीके लगभग 40 से 45% जो पार्ट है कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई, एमपी पीएससी, हर एक एग्जाम में कम से कम 40 से 45% आपको एमपी जीके और एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपकी कवर करा रहे हैं। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए, भारत का मानक मध्याह्न मध्य प्रदेश के किस शहर से होकर के गुजरता है? जैसा कि आपको पता है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है ये पूछा जा रहा है। भोपाल, सतना, उज्जैन, सिंगरौली? आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि सिंगरौली से होकर के गुजरती है। तो भारत की मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 5 मिनट मानक समय इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। इस स्थिति के अनुसार यह रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर के गुजरती है। और सिंगरौली कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सबसे मोटी जो खदान है, कोयले की जो सबसे मोटी परत है वो सिंगरौली में पाई जाती है। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु कौन सा है बता देते हैं तो आपको। तो पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलनाथ को जो है पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। साथ ही साथ में इसको भी कवर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? बुंदेलखंड के पठार का भाग है, रीवा पन्ना के पठार का भाग है, मालवा का पठार का भाग है, या फिर सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पार्ट है? आंसर देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि मालवा के पठार के अंतर्गत जाना पाव चोटी आती है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित जाना पाव की पहाड़ी मालवा के पठार का एक भाग है। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, और यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पाव की चोटी से होता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंचाई है? 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर जिले की महू तहसील में ये जाना पाव की पहाड़ी स्थित है। एक ही प्रश्न में 4 से 5 आपके वन लाइनर फैक्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना, ग्वालियर, भिंड या फिर रीवा? तो चंबल बेसिन जो आपकी चंबल नदी है, इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मतलब उत्तरी जगह कौन सी है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है? चलिए देख लेते हैं, सबसे उत्तरी पार्ट कौन सा है चंबल बेसिन का। सही आंसर है ए, यानी कि जो मुरैना जिला है वो सबसे उत्तरी पार्ट है चंबल बेसिन का। तो देखिए, मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। कभी यह डाकुओं की आश्रय स्थली हुआ करती थी। आपको पता है, चंबल नदी स्पेशली डाकुओं की आश्रय स्थली हुआ करती थी, और इसमें भी जो मुरैना जिला है, भिंड और मुरैना क्षेत्र, इसमें डाकुओं की बहुत भरमार हुआ करती थी कुछ समय पहले। ठीक है, अब तो सब समाप्त हो गया है। गोविंद सिंह जी के समय पर सभी डाकुओं ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1984 की यह बात है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि इंदौर जिले के चमड़े के खिलौनों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ में जो चमड़े के खिलौनों का लोगो होता है, जो चिन्ह होता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस जिले के चमड़े के खिलौनों को, लोगों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? तो वो भी आपका इंदौर होगा, और चमड़े के खिलौनों को भी इंदौर के ही चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर अंकित किया गया? बालाघाट, ग्वालियर, गुना, गंजबासौदा? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि गंजबासौदा इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा में मापा गया, जबकि सबसे कम तापमान शिवपुरी में मापा गया। गंजबासौदा राज्य के विदिशा जिले की एक तहसील है, ये आपको याद रखना है। विदिशा जिले की एक तहसील है गंजबासौदा, जहाँ पर जो है सबसे अधिक यहाँ पर तापमान मापा गया है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये आपको पता होगा, भिंड जिले में जो है सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, भिंड के गोहद में। ठीक है, सबसे कम तापमान कहाँ पर है? शिवपुरी में सबसे कम तापमान मापा गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक राजधानी इंदौर है, यहाँ पर ऋतु वेधशाला स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? स्टैटिक जी के यहाँ पर हम कवर करते हैं, एमपी की स्टैटिक जी के। तो रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा या फिर सोन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि क्षिप्रा नदी के तट पर जो है वो रामघाट स्थित है। कहाँ पर? देखिए, तो रामघाट मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। यह घाट प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। कुंभ के मेले पर यहाँ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। तो याद रखिएगा, जो रामघाट है वह क्षिप्रा नदी का एक पार्ट है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, नर्मदा नदी, सोन नदी या फिर बनास नदी? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि सिंध नदी के तट पर शिवपुरी जिला जो है वो स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह नदी प्रदेश के गुना जिले के सिरौंज के निकट से निकलती है तथा शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, हमीरपुर के पास में। ठीक है, तो साथ ही साथ में आपके नदी के बारे में भी जानकारी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसके द्वारा ली गई थी? इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाबा आमटे? ये स्टैटिक चल रही है एमपी की। सही आंसर है सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना रखी थी। इसकी नींव कब रखी थी? आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो नर्मदा नदी पर गुजरात में बना सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी अभिकल्पना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसकी आधारशिला 1961 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसकी नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाजरी परियोजना किस नदी द्रोणी में स्थित है? ये आपका कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न है। अखाजरी परियोजना किस नदी द्रोणी में स्थित है? यमुना, गंगा, चंबल या फिर रिहंद? आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि गंगा नदी द्रोणी में जो है अखाजरी परियोजना स्थित है। सर ये द्रोणी क्या होता है? तो चलिए द्रोणी के बारे में आपको बता देते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अखाजरी परियोजना गंगा नदी की द्रोणी में स्थित है या सिंध नदी पर स्थित है, इससे शिवपुरी को फायदा होता है। अब देखिए द्रोणी क्या होती है, तो द्रोणी एक ऐसी नदी होती है जो मतलब वो एक ऐसी नदी जो मेन नदी होती है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, वो कहाँ से आकर के उसमें मिलती हैं, वही यहाँ पर द्रोणी कहलाती है। जैसे कि जो अखाजरी परियोजना है ये सिंध नदी पर स्थित है ना, और सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, और यमुना लास्ट में जाकर के कहाँ मिलती है? गंगा में। तो जो सबसे लास्ट में जाकर के मिलती है वो मेन नदी होती है, और जो उसकी बाकी की नदियाँ होती हैं वो उसकी द्रोणी या फिर ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो सहायक नदी कह दें या फिर द्रोणी कह दें, एक ही बात है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अखाजरी परियोजना किस नदी द्रोणी में स्थित है, तो गंगा नदी द्रोणी की है, क्योंकि गंगा जो सिंध नदी है, ये अखाजरी परियोजना सिंध नदी पर स्थित है, और सिंध नदी अंत में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए हम इसे गंगा की द्रोणी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और शिवपुरी जो है सिंध के किनारे स्थित है, हमने अभी आपको बताया ही है। तो शिवपुरी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है अखाजरी परियोजना से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम आपको कवर कराने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पर कुछ समारोहों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ किस जिले में किया गया? उज्जैन, भोपाल, रतलाम, विदिशा। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि उज्जैन जिले में 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया। तो 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर भी क्लियर हो रहे हैं। हमारे पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री कौन है? तो सुश्री उषा ठाकुर जो है पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। जबलपुर क्या है? संस्कार राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया यह उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग, नरोत्तम मिश्रा या फिर भूपेंद्र सिंह। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि भूपेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? आइए देख लेते हैं। तो सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ नगरीय एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो हमारे नगरीय एवं आवास मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह जी हैं। कहाँ पर आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। कौन सा ये उत्सव है? तो सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 है। ठीक है, तो इसमें भी आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर भी क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह, याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह 2021 का आयोजन किया गया, जो मध्य प्रदेश की व्यापारिक एवं औद्योगिक राजधानी है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो यह प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह 2021 का आयोजन जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर किया गया, क्योंकि मंगू भाई पटेल नवनिर्वाचित राज्यपाल हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट किसे कहा जाता है, किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तनुज शुक्ला ने यहाँ पर ग्वालियर बताया है और ये मुरैना जिले के निवासी हैं। पुरुषोत्तम परमार ने बताया है ग्वालियर दुर्ग को। पुरुषोत्तम परमार बता रहे हैं कि ये सीहोर जिले से हैं पुरुषोत्तम परमार। राहुल मालवीय ने यहाँ पर ग्वालियर दुर्ग बताया है। राज दांगी, थैंक्स सर, और क्वेश्चन लाइए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। तो ये राजगढ़ जिले से मतलब संबंधित हैं राज दांगी जी। उसके बाद धर्मेंद्र सूर्या, ग्वालियर नाइस वीडियो सर जी, बहुत बहुत थैंक्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दमोह। तो दमोह से आते हैं धर्मेंद्र सूर्या जी। मालती आर्यन थैंक्स सर जी कह रही हैं। तनुज शुक्ला ने ग्वालियर आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है कि आप किस जिले के निवासी हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, कौन सा शहर है, कहाँ से ये उद्गमित होती है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, और साथ ही साथ में सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहाँ पर हमने आज कवर किया है डेली करंट अफेयर भारत की और विश्व की। साथ
साथ ही साथ में स्पोर्ट जीके, स्टैटिक जीके और परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।